नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा एएफएम का यूनिट नंबर 10 का थ्योरी पोर्शन है जो कि बेस्ड है बैक ऑफिस फंक्शन और हैंडलिंग अनरिकॉन्साइल्ड एंट्रीज इन बैंक। एक्चुअली यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 दोनों प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग लाइफ के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आप लोग डायरेक्टली डे टू डे बैंकिंग लाइफ में फेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं और ताकि आपको पहला कंसेप्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ बैक ऑफिस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसे समझिए कि ये जो बैक ऑफिस है ना, इसको समझिए कि कोई थ्रेटर, मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। जैसे कोई मान लीजिए थ्रेटर है, थ्रेटर में जो सबसे बैक स्टेज क्रू है ना, उसे समझिए, बैक स्टेज का क्रू है थ्रेटर में। तो ये वो पर्सन होते हैं जो कि ये श्योर करते हैं कि सभी चीज़ें स्मूथली रन करें इस सीन के बिहाइंड। साथ ही साथ ये पेपर वर्क को हैंडल करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को भी हैंडल करेंगे। और फाइनली ये क्या करेंगे दोस्तों, फाइनली ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, तो कस्टमर इनको नहीं देखेगा, लेकिन ये क्रूशियल होते हैं इस शो के लिए ताकि ये बिजनेस कंटिन्यू करता रहे। तो वही कहा जा रहा है कि बैक ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन या सपोर्ट स्टाफ आते हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल है और ये सीन के बिहाइंड काम करते हैं, ये क्लाइंट से डायरेक्टली इंगेज नहीं होते हैं। अगला बात करें हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है क्वाइट कंट्रीब्यूटर। मतलब क्या होता है कि बैक ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं वो अनसंग हीरो होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना, अनसंग हीरो, ठीक है, वो होते हैं। वो जो है उन्हें फ्रंट स्टेज पे अप्लॉज नहीं मिलेगा, लेकिन उनका वर्क बहुत ही वाइटल है। जैसे मान लीजिए कि आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो बैक ऑफिस इंश्योर करता है कि जो ट्रांजैक्शन है ना वो करेक्टली रिकॉर्ड हो रहा हो। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड करेक्टली। चाहे आप उन्हें नहीं देख रहे हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए, लेकिन बैक ऑफिस इंश्योर करता है कि एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड करेक्टली। तो वही है कि स्पॉटलाइट में नहीं होते हैं, ये अनसंग हीरो की तरह है। ठीक है, बैक ऑफिस बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे बैंकिंग बिजनेस के ओवरऑल सक्सेस में। ये पॉइंट समझ में आया आपको? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, चेंजिंग डायनेमिक्स। इमेजिन कीजिए कि जो हमारे फ्रंट ऑफिस है, इमेजिन कीजिए दोस्तों कि जो हमारा फ्रंट ऑफिस है ना वो एक्टर्स हैं प्ले में, और जो बैक ऑफिस है वो स्क्रिप्ट राइटर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रंट ऑफिस कौन है? फ्रंट ऑफिस एक्टर है, और जो बैक ऑफिस है वो कौन है? स्क्रिप्ट राइटर है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो हमारे एक्टर्स होते थे यानी फ्रंट ऑफिस वाले, उन्हें बहुत बिहाइंड द सीन काम करना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि कंप्यूटर ने बहुत सारे टास्क को अपने में ले लिया है, तो ये एक्टर है ना, यानी फ्रंट ऑफिस के जो आदमी हैं वो अपने मेन रोल पे ही फोकस करते हैं। दे फोकस ऑन द मेन रोल। ठीक है, और बाकी जो स्क्रिप्ट राइटर है यानी बैक ऑफिस है वो सारा डिटेल हैंडल करेगा। देखिए वही कहा जा रहा है चेंजिंग डायनेमिक्स। पहले क्या होता था, अब क्या होता है? कंप्यूटराइजेशन के कारण जो है ना, जो हमारा ट्रेडिशनल रोल था फ्रंट और बैक ऑफिस का, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। बहुत सारे टास्क जो पहले फ्रंट ऑफिस के द्वारा हैंडल किए जा रहे थे, अब वो शिफ्ट हो चुके हैं बैक ऑफिस में। दोस्तों, दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट एनीवन कैन प्रोवाइड। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि बैंक जो है मैनुअली प्रोसेस करता था 100 ट्रांजैक्शन एक दिन में मैनुअली। पहले कैसे होता था प्रोसेसिंग? मैनुअल प्रोसेसिंग होता था। तो बैंक क्या करता था कि 100 ट्रांजैक्शन को एक दिन में मैनुअल प्रोसेस करता था। अब क्या हुआ? अब आ गया हमारा कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, अब क्या हो गया? कंप्यूटराइजेशन आ गया। तो कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से वो 1000 को प्रोसेस कर सकता है एक समय पे। तो इससे क्या हुआ कि चीजें फास्ट हो गई, स्पीड अप हो गई, राइट। और दोस्तों इसके साथ और क्या हुआ कि पैसा भी सेव हो गया, कॉस्ट सेविंग भी है, सेव मनी, राइट। क्योंकि दोस्तों इसका पैसा क्यों सेव हुआ? क्योंकि अब उनको लोग नहीं चाहिए है ये काम को हैंडल करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले बैंक जो है मैनुअली 100 ट्रांजैक्शन को हैंडल करते थे एक दिन में, कंप्यूटर के माध्यम से 1000 ट्रांजैक्शन को हैंडल करते एक दिन में, 1000 से भी ज्यादा। तो इससे दो फायदा हुआ। पहला फायदा क्या हुआ कि हमारा प्रोसेस जो है स्पीड अप हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि अब जो है हमें मनी मेरा बचा, हमारा पैसा बचा। ठीक है, तो अब उतने लोगों की जरूरत नहीं थी जितने लोगों की पहले जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अब चीजें कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। तो कंप्यूटराइजेशन का आप एडवांटेज यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला एफिशिएंसी बढ़ा है और कॉस्ट सेविंग भी बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फ्रंट ऑफिस के फोकस की बात करते हैं।
दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो शेफ है, शेफ को समझिए कि फ्रंट ऑफिस है, ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो शेफ है यानी जो फ्रंट ऑफिस है वो सारे पेपर वर्क करते हैं, जैसे कि सप्लाई को ऑर्डर करना, ठीक है। ये सारा काम फ्रंट ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है, सप्लाईज ऑर्डर, ठीक है। तो अब जो मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स कौन होंगे? बैक ऑफिस वाले होंगे। तो इस रेस्टोरेंट के जो मैनेजर होंगे यानी जो बैक ऑफिस है वो इस बात का ध्यान रखता है और ये श्योर करता है कि जो शेफ है वो कुकिंग पे कंसंट्रेट करे और कस्टमर को खुश रखे। इस तरह से फ्रंट ऑफिस ज्यादा फोकस करते हैं डायरेक्टली सर्विंग द कस्टमर। तो ये बैंकिंग पैरेलल्स में यदि हम बात करें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का रीअलाइनमेंट हो गया है, ठीक है। कि इससे क्या हुआ कि जो फ्रंट ऑफिस के स्टाफ है वो ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं सेल्स और सर्विसिंग फंक्शन पे, जिससे कस्टमर इंटरेक्शन क्या होता है? बढ़ता है। तो फ्रंट ऑफिस का मेन फोकस आपसे यदि पूछा जाए तो वो क्या है? सेल्स एंड सर्विसिंग फंक्शन, ठीक है। जिससे क्या होता है? कंज्यूमर इंटरेक्शन बढ़ता है। यदि हम बात करें ये डिसेंट्रलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन द बैक ऑफिस की, सबसे पहला पॉइंट समझिए। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक ब्रांच एक बहुत बड़ा पजल है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। एक बैंक ब्रांच है, उसको मान लीजिए कि पजल है, दिस जस्ट लाइक अ पजल, ठीक है। तो कंप्यूटराइजेशन ने क्या किया कि कुछ पीसेस थे यानी कि कुछ जो बैक ऑफिस ऑपरेशन थे उसको हम ब्रांच के बाहर भी लोकेट कर सकते हैं। मतलब समझिए कि पजल का एक हिस्सा है जो कि दूसरे रूम से काम कर रहा है और ये भी अभी भी फिट हो रहा है, अपना काम कर रहा है। वही कर रहा है कि ब्रांच इंडिपेंडेंस, मतलब कंप्यूटराइजेशन ने क्या किया कि कोई जरूरी नहीं है कि बैक ऑफिस हमारा बैंक ब्रांच के अंदर ही हो, वो ब्रांच से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो वही यही बताया जा रहा है कि कंप्यूटराइजेशन का क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है। दिस इज व्हाट इट हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल प्लेसमेंट। बैक ऑफिस पहले क्या करते थे? जैसे कार का इंजन होता है ना, वैसे काम आते थे, तो पहले वैसे होते थे, हमेशा सेम प्लेस में होते थे। लेकिन अब एक ऐसा इंजन है जो कि अलग सिटी में, अलग कंट्री में भी हो सकता है। इससे क्या होता है? बैंक अपने आप पैसा सेव करती है, क्योंकि दोस्तों वो उस बैक ऑफिस को कहीं भी रख सकती है जहां पे इसको ऑपरेट करना काफी आसान हो। जैसे एक ऐसा सिटी जहां पे लो कॉस्ट हो मेंटेनेंस का, ठीक है। तो वही बात है। तो ग्लोबल प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि बैक ऑफिस कैन बी सिचुएटेड इन एनी प्लेस ग्लोबली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो आपने देखा दोस्तों क्या क्या एडवांटेज है। पहला तो ब्रांच इंडिपेंडेंस, कोई जरूरी नहीं है कि बैक ऑफिस ब्रांच के अंदर हो। और दूसरा पॉइंट है ग्लोबल प्लेसमेंट, कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं इसका। तो यही है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। यदि हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बात करें दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि बैंक को समझिए कि एक बहुत बड़ा शिप है। यू कैन इमेजिन द बैंक लाइक अ बिग शिप, ठीक है, जो क्या कर रही है दोस्तों? वो फाइनेंशियल वाटर के थ्रू सेल कर रही है। तो बैक ऑफिस समझिए कि इंजन रूम है। बैक ऑफिस इस जहाज का क्या है? इंजन रूम है, ठीक है। तो ये हमारा बैक ऑफिस है। तो ये अब क्या हो रहा है कि इंजन रूम को एक ऐसे सिटी में रख दीजिए जहां पे कम कॉस्ट है, ठीक है। तो ये जो शिप है ना, वो कम पैसा खर्च होगा बैंक का फ्यूल में या मेंटेनेंस में। मैं शिप का एग्जांपल ले रहा हूं। तो स्ट्रेटेजिकली आपको ये चूज करना कि कहां पे इंजन रूम को रखें। ये बैंक को बहुत ज्यादा पैसा बचाएगा और ये जर्नी रहेगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। वही बताया जा रहा है कि द स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ बैक ऑफिस इन द कॉस्ट इफेक्टिव एरिया कंट्रीब्यूट टू द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सेविंग फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई हैव जस्ट टेकन एग्जांपल ऑफ शिप टू मेक द कांसेप्ट मोर क्लियर। नेक्स्ट इज क्रूशियल अकाउंटिंग रोल। दोस्तों बैंक की बुक कीपिंग के पर्सपेक्टिव में यदि हम बात करें तो बैक ऑफिस समझिए कि एक तरह का अकाउंटेंट है। यू कैन ट्रीट बैक ऑफिस लाइक एन अकाउंटेंट जो कि डबल चेक कर रहा है, हु इज डबल चेकिंग ऑल द नंबर, ठीक है। तो ये बैक ऑफिस जो एक तरह का अकाउंटेंट है, हु इज डबल चेकिंग ऑल द नंबर। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आप अपने दोस्त के साथ एक्सपेंस जो भी खर्चा है आपका उसे स्प्लिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्प्लिट। यू आर स्प्लिटिंग द एक्सपेंस विथ योर फ्रेंड और आप ये श्योर करना चाह रहे हैं कि सभी चीजें सही तरीके से ऐड हो। तो ये बैक ऑफिस यही काम करेगा। एक बैंक के लिए लार्जर स्केल पे ये काम करता है। ये श्योर करता है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे हम लोग करेक्टली रिकॉर्ड करें, खासकर तब जब बैंक के अलग अलग हिस्से इन्वॉल्व होते हैं, राइट। मतलब जैसे एक ब्रांच हुआ, ठीक है, और ये दूसरा ब्रांच है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इन सभी को भी ये बैक ऑफिस इंश्योर करेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो और एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो ये यही है बैक ऑफिस का क्रूशियल अकाउंटिंग रोल। सो वही कहा जा रहा है कि द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैक ऑफिस इज टू मेटिकुलसली रिकॉन्साइल अकाउंटिंग एंट्री, पार्टिकुलरली इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शन, मतलब दो ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन जो है, खासकर वो। यदि हम बात करें इंटीग्रल सपोर्ट फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस, इसे समझिए। इसे सबसे पहला पॉइंट है सपोर्टिंग फ्रंट ऑफिस। क्या मतलब हुआ कि फ्रंट ऑफिस को समझिए कि बैंक के सुपर हीरोज हैं,
ये फ्रंट ऑफिस क्या है? दीज आर द सुपर हीरोज ऑफ द इन द बैंक। ये कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं और बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। तो ये तो फ्रंट ऑफिस हुआ, लेकिन बैक ऑफिस को कैसे समझिएगा? बैक ऑफिस का समझिए कि सुपर हीरो का सपोर्ट टीम है। दिस इज सपोर्ट टीम ऑफ सुपर हीरो। यू कैन इमेजिन बैक ऑफिस एज सपोर्ट टीम ऑफ सुपर हीरो। ये क्या करते हैं? ये टूल्स प्रोवाइड करेंगे, दे प्रोवाइड द टूल्स। ये क्या करेंगे? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये बैकअप नीड भी प्रोवाइड करते हैं, बैकअप जो हमें जरूरत होता है ताकि सुपर हीरो अपने जॉब को इफेक्टिवली कर सकें। जैसे मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यू अप्लाई फॉर अ लोन, ठीक है। तो जो फ्रंट ऑफिस है वो क्या करेगा? एप्लीकेशन को हैंडल करेगा। फ्रंट ऑफिस हैंडल्स द एप्लीकेशन, लेकिन बैक ऑफिस ये श्योर करेगा जितना भी पेपर वर्क है, ऑल द पेपर वर्क और फाइनेंशियल डिटेल वो ऑर्डर में हो। देखिए वही बताया जा रहा है कि बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया लोन का, तो लोन वाले एग्जांपल में फ्रंट ऑफिस का क्या काम है? वो एप्लीकेशन के साथ हैंडल करना, और बैक ऑफिस क्या करेगा? ये श्योर करेगा कि जितने भी पेपर वर्क है, जो भी फाइनेंशियल डिटेल है, वो एक सही तरीके से हो, वो एक सही ऑर्डर में हो। यदि हम स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन की बात करें, इमेजिन कीजिए कि बैंक एक बहुत बड़ा सिटी है। यू कैन इमेजिन बैंक एज अ बिग सिटी, और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको हम लोग फॉरेक्स सिटी बोल रहे हैं। मान लीजिए कि बैंक एक बहुत बड़ा सिटी है और इसके अंदर बहुत सारे फॉरेक्स सिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे वो क्या हैंडल कर रहे हैं? यहाँ पे वो करेंसी एक्सचेंज हैंडल कर रहे हैं, दे आर हैंडलिंग करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। तो दोस्तों ये बैक ऑफिस समझिए, बैक ऑफिस क्या है कि बैक ऑफिस एक ऐसा सिटी प्लानर है। बैक ऑफिस इज जस्ट लाइक अ सिटी प्लानर, जो कि इंश्योर करता है कि हमारा जो ये फॉरेक्स सिटी है ना, उसमें सब कुछ स्मूथली रन करे। तो जब आप मान लीजिए कि डॉलर की जगह यूरो को एक्सचेंज करेंगे, यू आर एक्सचेंजिंग यूरो फॉर डॉलर या डॉलर फॉर यूरो, तो फ्रंट ऑफिस क्या करेगा? ट्रांजैक्शन को हैंडल करेगा। लेकिन बैक ऑफिस ये इंश्योर करेगा कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही तरीके से हो, और हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें सही तरीके से इसका एंट्री हो। यही है स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन। तो फॉरेक्स के पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है कि ट्रेजरी हो गया या फॉरेक्स हो गया, तो बैक ऑफिस ट्रेडिंग रूम को हेल्प करता है कंफर्मेशन और सेटलमेंट ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हुए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन बैंकिंग एक्टिविटी। आप एक बैंक को मान लीजिए ये जो हमारा बैंक है उसको आप ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है। यू कैन जस्ट ट्रीट अ बैंक लाइक अ बिग फैक्ट्री जो कि फाइनेंशियल सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए। तो ये जो फ्रंट ऑफिस है ना, ठीक है, सो दिस फ्रंट ऑफिस ये क्या करता है? ये समझिए कि असेंबली लाइन है। फैक्ट्री के अंदर आपको पता होगा असेंबली लाइन होता है ना जी। तो फैक्ट्री के अंदर असेंबली लाइन है, तो फ्रंट ऑफिस समझिए कि असेंबली लाइन है जो कि कस्टमर से डायरेक्टली डील कर रहा है, राइट? डील डायरेक्टली, पता ही है आपको, ठीक है। और बैक ऑफिस को समझिए कि इस फैक्ट्री का कंट्रोल रूम है। देखिए कितना मैं बेहतर एग्जांपल ले रहा हूँ। ये फैक्ट्री है जिसको बड़ा बैंक को फैक्ट्री मान लीजिए, तो असेंबली लाइन हो गया फ्रंट ऑफिस, और जो कंट्रोल रूम है वो हो गया बैक ऑफिस, ठीक है। ये कंट्रोल रूम ये इंश्योर करता है कि जो भी चीज़ें फैक्ट्री में है वो एफिशिएंटली रन करे। कंप्यूटराइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो हमने फैक्ट्री की मशीन को अपग्रेड कर दिया, जिससे पूरा का पूरा प्रोसेस ही स्मूथ हो गया और हमारा मोर रिलायबल प्रोसेस हो गया। वही कहा जा रहा है फोकस ऑन बैंकिंग एक्टिविटी। तो इस चैप्टर के अंदर हम बैक ऑफिस के फंक्शन को पढ़ने वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कंट्रोल रूम का, ठीक है। और खासकर जो हमारा कंप्यूटराइजेशन का जो ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट है इस पर हम ज़्यादा जोर डालने वाले हैं। चलिए अब यदि हम बात करें रिकॉन्सिलिएशन की इवैल्यूएशन की, समझिए मैं समझाता हूँ दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, इवोल्यूशन, राइट। दोस्तों बैंक का अकाउंट को मान लीजिए कि आपका पर्सनल चेकबुक है। इमेजिन कीजिए कि बैंक का जो अकाउंट है, अकाउंट जो है वो आपका पर्सनल चेकबुक है, ठीक है। तो आप सारा डिपॉजिट, सारा विड्रॉल लिखते हैं ताकि ये श्योर कर सकें कि आप जो है आपका रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड मैच करेगा। ऐसा ही होता है ना, आप चेकबुक में सबसे पहला जो पेज रहता है उसमें लिखते हैं कि आज के दिन में मैंने इतना जमा किया, आज के दिन मैंने इतना निकाला, राइट, लिखते हैं ना, ताकि आपका जो बैलेंस है और बैंक का बैलेंस दोनों क्या रहे, सेम रहे। तो बैक ऑफिस यही काम करता है, लेकिन बहुत बड़े लार्जर स्केल पे काम करता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के माध्यम से क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस हुआ ना ये सुपर फास्ट हो गया। दिस प्रोसेस हैज बिकम सुपर फास्ट प्लस दिस प्रोसेस हैज बिकम एक्यूरेट। सुपर फास्ट तो हुआ ही हुआ, ये एक्यूरेट भी हो गया, ठीक है। एक्यूरेट कैलकुलेटर सारे बैंक के ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे ये श्योर करने के लिए कि वो करेक्टली ऐड अप हो। मतलब ऐसे समझिए कि जो हमारा मैनुअली काउंटिंग कॉइन है,
मैनुअली काउंटिंग कॉइन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया हाई टेक काउंटिंग मशीन से। एग्जाम्पल के तौर पर यही होता है हमारा रिकॉन्सिलिएशन। तो जो रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस था, जो ट्रेडिशनल बैक ऑफिस का फंक्शन था, इसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कंप्यूटराइजेशन के एडवेंट के कारण। ठीक है, लार्जर स्केल पे यही काम करता है, सारा नोट करना कि कितना तारीख को कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना डिपॉजिट्स हुआ, एवरीथिंग। ओके, और ये सुपर फास्ट और एक्यूरेट है। चलिए अगला है हमारा डाइवर्स बैक ऑफिस फंक्शन इन नॉर्मल बैंकिंग। अब बैक ऑफिस की फंक्शन की बात करते हैं। पहला फंक्शन है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए कि ये बैंक का पर्सनल डायरी है। यू कैन ट्रीट इज लाइक अ बैंक पर्सनल डायरी। मतलब कि बैक ऑफिस ये श्योर करता है कि जो भी पैसा आ रहा है, वाट एवर मनी कमिंग इन एंड वाट एवर मनी इज गोइंग आउट, ये प्रॉपरली बैलेंस्ड हो। तो ये क्या करता है कि ये जो बैक ऑफिस है ये बैंक का चेकबुक को बैलेंस करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जितने भी ट्रांजैक्शन है सभी को अकाउंट किया जा रहा है। जैसे आप अपने मंथली एक्सपेंस को देखते हैं, लाइक यू सी योर मंथली एक्सपेंस, राइट। तो उसी तरह बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती है। वही कहा जा रहा है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ जनरल लेजर, बैलेंसिंग ब्रांच अकाउंट एंड रिकॉन्साइलिंग एंट्रीज एंड सब सिस्टम, ये बुक कीपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है दोस्तों डिपॉजिट मैनेजमेंट। ये क्या होता है इसे समझिए। इमेजिन कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट एक तरह का गार्डन है, राइट। तो और डिपॉजिट समझिए कि सीड्स है। ये जो डिपॉजिट्स है ना, इस गार्डन में जो सीड्स आप डालते हैं, जो प्लांट करते हैं, वो है। तो ये बैक ऑफिस इन सभी सीड्स का ध्यान रखता है। बैक ऑफिस टेक केयर ऑफ ऑल दिस सीड्स। ठीक है, ये श्योर करता है कि ये प्रॉपरली ग्रो करे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेगा और आपके सेविंग में क्या इंटरेस्ट ऐड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों कैलकुलेट करना, सेविंग में इंटरेस्ट ऐड करना, फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू करना, और ये डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करना, ये सभी हमारे बैक ऑफिस के ही फंक्शन है। इसे ही कहा जाता है डिपॉजिट मैनेजमेंट। मतलब टर्म डिपॉजिट का रिन्यूअल मैनेज करना, अकाउंट ऑपरेशन को चाहे सिंगल अकाउंट हो या जॉइंट अकाउंट हो उसे मैनेज करना, इंटरेस्ट को पोस्ट करना, कैलकुलेट करना, सर्विसेज चार्जेस कितना है। सो ऑल दिस कम्स अंडर डिपॉजिट मैनेजमेंट। दोस्तों क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट विच फंक्शन ऑफ बैक ऑफिस इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस, मैनेजिंग टर्म डिपॉजिट एक्सेट्रा। तो आपका जवाब क्या होगा, डिपॉजिट मैनेजमेंट। यदि हम लोन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दोस्तों लोन लेना समझिए कि एक घर को बनाने की जैसा है। बैक ऑफिस समझिए कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर। मान लीजिए कि घर बना रहे हैं, यू आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, तो ये जो बैक ऑफिस है ना, वो समझिए कि एक तरह का कंस्ट्रक्शन मैनेजर है। कंस्ट्रक्शन क्या है, मैनेजर है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है घर बनने का, उसे वो मॉनिटर करेगा। साथ ही साथ ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है वो जो लोन का ऑरिजिनेशन है, यानी कि ऑरिजिनेशन ऑफ लोन, ठीक है, तो माने कि लोन जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वेयर वी आर मॉडिफाइंग द लोन, वो सब हैंडल करेगा। यदि कुछ इश्यूज भी रह जाए, मान लीजिए कुछ डिफॉल्ट रह गया, सपोज समथिंग इज डिफॉल्ट, ठीक है, तो वो सामने आएगा, बैक ऑफिस सामने आएगा और कलेक्शन को मैनेज करेगा। दे विल मैनेज द कलेक्शन। ठीक है, मंथली पेमेंट कैलकुलेट करना, फीस और चार्जेस को हैंडल करना, ऑल दिस कम्स अंडर लोन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए वही बताया जा रहा है, एंड टू एंड लोन ऑरिजिनेशन, सर्विसिंग, मॉडिफिकेशन, डिफॉल्ट मैनेजमेंट, collection, EMI calculation, interest posting. So all this comes under loan administration. चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, वो है प्रोसेसिंग फी। ये सब मैंने आपको बताया ही। यदि रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस की बात करें तो बैंक के पास नियम होता है जो कि वो फॉलो करेगी। जैसे कि आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना होता है ना, वैसे बैंक को सब कुछ नियम भी फॉलो करना होता है। तो बैक ऑफिस समझिए कि बैंक का ट्रैफिक कॉप है। क्या है दोस्तों, बैक ऑफिस जो है बैंक का ट्रैफिक कॉप है। ठीक है, वो इंश्योर करता है कि सभी चीजें क्या रहे, ऑर्डर में रहे। ये कस्टमर के डिटेल को चेक करेगा बैक ऑफिस, यानी केवाईसी को चेक करेगा, ये श्योर करने के लिए कि ये रूल को फॉलो कर रही है, दे आर फॉलोइंग द रूल। और यदि कहीं प्रॉब्लम दिखा तो एक सिस्टम रहता है ताकि इसे एड्रेस कर सके। वही कहा जा रहा है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। केवाईसी गैप को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर ग्रेवियंस रिडक्शन सिस्टम को मैनेज करना, ऑल दिस कम्स अंडर द पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ दिस बैक ऑफिस फंक्शन। यदि हम ई बैंकिंग ऑपरेशन की बात करें, इसको ऐसे समझिए कि ऑनलाइन बैंकिंग समझिए कि हम फूड को, हम किसी खाने को ऑनलाइन मंगा रहे हैं, मान लीजिए ऑनलाइन बैंकिंग वैसा ही है। तो बैक ऑफिस ये श्योर करता है कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो स्मूथली हो रहे हैं, राइट। मतलब कि जब आप मान लीजिए कि पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं अपने फोन से या आपने कार्ड को एटीएम पे स्वाइप करके, ठीक है, तो बैक ऑफिस आपके इन सभी डिजिटल ऑपरेशन को मैनेज करेगा, इंश्योर करेगा कि आपका पैसा जो है सिक्योरली और एफिशिएंटली मूव करे। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैक ऑफिस का, जिसको हम लोग ई बैंकिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा फंक्शन है बैक ऑफिस का, वो है अदर एसेंशियल फंक्शन। इसको ऐसे समझिए कि बैंक एक ऐसा हब है जहां पे बहुत सारा रोड मीट कर रहा है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अदर एसेंशियल फंक्शन की यहाँ पे इस स्लाइड में। देखिए एक ऐसा हब है, मान लीजिए ये हब है, ठीक है। यहाँ पे ये रोड मीट करा, ये रोड मीट करा, ये रोड मीट करा, बहुत सारा रोड मीट किया। तो बैक ऑफिस क्या करेगा? ट्रैफिक को मैनेज करेगा। दिस विल मैनेज द ट्रैफिक, बैक ऑफिस विल मैनेज द ट्रैफिक। दूसरी बात क्या करेगा? ये श्योर करेगा कि हमारे पास चेक क्लियर हो, कलेक्शन को हैंडल करेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियरिंग, कलेक्शन, रेमिटेंस, और उसके अलावा बहुत सारे जो एडिशनल ऑपरेशन टास्क है उसे भी मैनेज करेगा। तो ये लॉजिस्टिकल टीम रहेगा इस सीन के पीछे। ये श्योर करेगा कि सभी चीजें जो है फाइनेंशियल सिस्टम में स्मूथली रन करे। यदि हम रिकॉन्सिलेशन की बात करें, बैंक में रिकॉन्सिलेशन फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहला आता है पेमेंट इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएटरी। मतलब क्या होता है? इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्त को पैसा भेज रहे हैं किसी मैसेंजर के माध्यम से। यू आर यूजिंग अ मैसेंजर टू सेंड मनी टू योर फ्रेंड। तो बैक ऑफिस ये श्योर करेगा कि जो भी आपने भेजा वो मैच करेगा जो चीज फ्रेंड ने आपसे रिसीव किया। देखिए एक तरफ आपने भेजा और एक तरफ आपके दोस्त ने रिसीव किया, तो ये बैक ऑफिस का काम है ये इंश्योर करना कि जो चीज आपने भेजा वही आपका दोस्त भी रिसीव करे, ठीक है। ये यदि कहीं डिफरेंस दिखा इसको, इफ देयर इज अ डिफरेंस, तो ये बैक ऑफिस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। बैक ऑफिस विल इन्वेस्टिगेट, ठीक है। और अकाउंट को क्या करेगा? रिकंसाइल करेगा, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा और अकाउंट को रिकंसाइल करेगा। मतलब ये हुआ कि वो मैसेंजर को चेक करेगा, मैसेंजर के रिकॉर्ड को चेक करेगा, ताकि ये श्योर करे कि आपके फ्रेंड को भी करेक्ट अमाउंट मिले। वही कहा जा रहा है पेमेंट इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएटरी, मतलब अकाउंट फॉर पेमेंट फैसिलिटेटेड बाय इंटरमीडिएटरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन। इसे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि बैंक है, ठीक है। बैंक ऑफिस ये श्योर करता है कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो कि दूसरे को भेजे जा रहे हैं वो मैच हो। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए दो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बोलते हैं। मान लीजिए ये एक बैंक है, ठीक है। ये कहती है ये $100 जो है, ठीक है, दूसरे बैंक को भेजी और दूसरे बैंक को बोली कि चेक करो, हाँ, और रिकॉन्साइल करो, ये इंश्योर करो कि उसने एग्जैक्टली $100 ही रिसीव किया है। तो ये श्योर करना कि दोनों का दोनों एग्री करे, मतलब जितना पैसा इसने भेजा उतना ही इसे मिला। ये किसका फंक्शन है? बैक ऑफिस का ही फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बैक ऑफिस का, वो है आरबीआई एंड अदर बैंक रिकॉन्सिलेशन। मान लीजिए कि बैंक जो है क्लासमेट्स होते, तो बैक ऑफिस ये इंश्योर करता है कि सभी का जो होमवर्क है, सभी का जो ट्रांजैक्शन है वो मैच अप करे जब वो अपने आंसर को कंपेयर करें। ये चेक करेंगे कि जो अमाउंट एक बैंक कर रहा है कि उसने दूसरे से उधार ले रखा है वो सेम अमाउंट है जो कि बैंक रिसीव करेगी। मैं आपको एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए बैंक है, बी बैंक है। ए ने बी से मान लीजिए $100 मिलियन उधार लिया, तो बी को ये भी बोलना चाहिए कि हाँ मुझे $100 मिलियन ए से चाहिए, ठीक है। तो कहीं कोई ये दिक्कत ना हो कि कुछ ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ ना हो, समझे। देखिए ये सभी हमारे बैक ऑफिस के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है हमारा इंट्रा ब्रांच इंटेलिजेंस सब सिस्टम। इसे समझिए दोस्तों, एक बैंक ब्रांच को एक बहुत बड़ा टीम की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। समझिए कि बैंक ब्रांच एक तरह का टीम है और प्रत्येक टीम मेंबर का एक काम है, अपना अपना जॉब दिया गया है। तो बैक ऑफिस ये चेक करता है कि जो हमारा एवरीवन, सभी का जो काम है, एवरीवन वर्क जो है, ठीक है, यानी ट्रांजैक्शन जो है सेम टीम के अंदर वो करेक्टली एड अप हो। तो ये श्योर करना हो गया कि जो कैशियर है वो जो है कैशियर रिकॉर्ड करे और ये जो कैशियर का जो रिकॉर्ड है वो अकाउंटेंट के रिकॉर्ड से मैच करे। यही कहा जा रहा है रिकॉन्सिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द एंट्रीज विद इन सेम ब्रांच एंड इट्स सब सिस्टम। इससे क्या होता है कि सभी चीज़ें सही तरीके से अलाइन होती है, मतलब कैशियर का रिकॉर्ड और जो हमारा अकाउंटेंट का रिकॉर्ड है, दिस वुड मैच। यदि हम इंटर ब्रांच की ऑफिस एंट्री की बात करें तो इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे अलग अलग शॉप होता है किसी चेन में। एक कंपनी के अंदर मान लीजिए बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो बैक ऑफिस ये श्योर करता है कि जो सभी शॉप, जितने भी शॉप है ना, उसमें जो भी सेल्स हो रहे हैं, ठीक है, वो मैचअप हो, ठीक है। शॉप के अंदर जो सेल्स हो रहे हैं वो मैचअप हो। मान लीजिए एक दुकान कहता है कि वो 50 आइटम बेच रहा है। इफ वन शॉप सेज दैट ही इज सोल्डिंग 50 आइटम्स टू अनदर, ठीक है, तो बैक ऑफिस रिकंसाइल करेगा ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा रिसीविंग शॉप है वो एग्री करे।
जैसे आप इन्वेंट्री चेक करते हैं ये श्योर करने के लिए कि सभी चीज़ों को अकाउंट किया जा रहा है, उसी प्रकार से ये हमारा इंटर बैंक या ऑफिस एंट्री होता है। यदि हम चैलेंजेस की बात करें, इंटर ऑफिस रिकॉन्सिलेशन में चैलेंजेस की बात करें, तो दोस्तों फैंसी कैलकुलेटर तो है हमारे पास, ठीक है, कभी कभी पजल सॉल्व करने जैसा हो जाता है। बैक ऑफिस जो है डिफिकल्टी भी फेस करता है ये श्योर करने में कि सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है अलग अलग ब्रांचेज में या ऑफिसेज में वो सही तरीके से परफेक्टली फिट करे, ठीक है। तो ये चीज़ है, चैलेंजेस भी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, लेकिन ये जो इंटर ऑफिस का रिकॉन्सिलेशन एंट्रीज है ये परसिस्टेंट चैलेंज है बैंक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिकॉन्सिलेशन ऑफ पेमेंट बाया इंटरमीडिएटरी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इसे समझिए, पहला पॉइंट है सर्ज इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड। दोस्तों आप समझिए कैसे आप चीजों के लिए पे कर रहे हैं, अब आप कैश को यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक मेथड को यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, राइट, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, जैसे कि आपका ऑनलाइन ट्रांसफर, मोबाइल ऐप। तो समझिए कि सभी चीजें मूव कर रही है ट्रेडिशनल। पहले क्या होता था, पहले हमारा पेपर मनी हुआ करता था, राइट, अब क्या हो गया है, अब डिजिटल वॉलेट हो गया है, यही बताया जा रहा है सर्ज इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड, ठीक है। तो सभी लोग ट्रेडिशनल पेपर मनी से डिजिटल वॉलेट की तरफ बैठ जा रहे हैं, ठीक है, अपने एवरीडे ट्रांजैक्शन के लिए, रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी। मतलब क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी सर्विस का पेमेंट करते हैं तो एक मिडिल मैन जरूर आपको दिखेगा, देयर इज अ मिडिल मैन, ठीक है। अभी मिडिल मैन कौन होता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएटरी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मिडिल मैन के रूप में कोई पेमेंट गेटवे होगा, राइट, कोई पेमेंट गेटवे होगा, यानी तो दोस्तों कोई एग्रीगेटर हो सकता है, राइट, ये इसे हम लोग मिडिल मैन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंसर्ट टिकट को ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो जो वेबसाइट आप यूज करेंगे ना वो डायरेक्टली आपका पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन एक मिडिल मैन जरूर होगा, यानी जो पेमेंट गेटवे जरूर होगा, वो ये श्योर करेगा कि जो आपका पेमेंट है वो सही जगह पे पहुंच जाए सिक्योरली। जैसे कोई ट्रस्टवर्दी गाइड होता है ना, वो इंश्योर करता है कि आपका पैसा अपने डेस्टिनेशन पे सही तरीके से पहुंच जाए, उसी प्रकार से ये मिडिल मैन ही इंश्योर करेगा, ठीक है। तो ये भी है हमारा रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने में। नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आपका जो फेवरेट ऑनलाइन स्टोर है, योर फेवरेट ऑनलाइन स्टोर, तो आप पिक्चर कीजिए कि जो आपका फेवरेट ऑनलाइन स्टोर है या जो आपका ऐप है आपके फ़ोन पे जहाँ पे आप चीज़ें को खरीद रहे हैं, ये सभी प्लेटफॉर्म जैसे स्टोर्स ही नहीं है, दिस प्लेटफॉर्म्स आर नॉट जस्ट स्टोर्स। ये समझिए कि मार्केट प्लेस का बस्टलिंग है, यहाँ पे आप अलग अलग सेलर से शॉप कर सकते हैं। यदि हम पेमेंट फ्लो प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों जब आप चीज़ों को ऑनलाइन खरीदते हैं ना तो आपका पैसा डायरेक्टली सेलर को नहीं जाता, पहले वो किसके पास जाता है, पहले वो इंटरमीडिएट अकाउंट में जाता है, डायरेक्टली सेलर के पास नहीं जाता, पहले वो किसके पास जाता है, इंटरमीडिएट अकाउंट में जाता है। ये इंश्योर करता है कि प्रोसेस सिक्योर हो। फिर दोस्तों क्या होता है कि इसके बाद जैसे कि आप मान लीजिए पिज्जा के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो जो सीधा पैसा जो है डायरेक्टली डिलीवरी पर्सन को नहीं हैंड किया जाएगा, वो उसको तब तक सेफ रखा जाएगा जब तक पिज्जा डिलीवर न किया जाए, और तब जाके हम पिज्जा प्लेस से इसे ट्रांसफर करेंगे। समझे, वही बात है। तो यही है पेमेंट प्ले का प्रोसेस, मतलब इंटरमीडिएटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस सेटलमेंट। यदि हम बैंक एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो बैंक और प्रीपेड सर्विस जो है ना, एक समझिए कि आपके डिजिटल मनी का गार्जियन है। जैसे कि आपका डिजिटल मनी का ज़माना है तो इसका जो गार्जियन है, ठीक है, वो कौन है, वो ये हमारा बैंक एंड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंश्योर करता है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन यूज़ करें या आप पैसा को ट्रांसफ़र करें ऐप के माध्यम से, ठीक है, तो उस वक्त सभी चीज़ें सेफ रहें और सिक्योर रहें। समझिए कि हमारे पास एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है जो कि आपके वॉलेट को देख रहा है डिजिटल वर्ल्ड में। So friends, this is the part 1 lecture and we will continue the part 2 lecture in the next portion. And if you want any kind of a study material, feel free to WhatsApp me on this particular number shown on the screen.